हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। कल आप लोगों का 10:40 पे क्लास चला था मैराथन का। कौन सा था? टेक्सटाइल का मैराथन था, ठीक। लेकिन बहुत लोग आए नहीं देखने, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक। थ्योरी था, आप लोगों को केवल एमसीक्यू चाहिए। तो इस तरीके से जो मैंने थ्योरी क्लास आप लोगों का अपलोड किया है, इसी तरीके का संडे वाले दिन मैंने 2 घंटे का और मैराथन अपलोड कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग देखोगे नहीं। मुझे ये देख करके आप लोगों का मुझे मैराथन अपलोड करना चाहिए था, ठीक है। अब तो मेरा खैर 2 घंटा मेहनत गया ही, किसी दिन मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन इसके बाद आप लोगों का मैं थ्योरी मैराथन नहीं कराऊंगी, मैंने देख लिया, ठीक है। अब आप लोग जब कमेंट करोगे कि मैम थ्योरी मैराथन करा दो, वो मैंने ओवरऑल कराया, आप लोग को केवल एमसीक्यू चाहिए, तो मैं एमसीक्यू करा दूंगी। वो एमसीक्यू मैराथन कराने में तो बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं एमसीक्यू वाला मैराथन करा दूंगी। खैर कोई नहीं, अब आप लोगों के टेस्ट को मैं समझ गई। आप लोगों को चाहिए क्या? केवल एबीसीडी चाहिए। अब वो जो मैंने कराया था एकदम मतलब सटीक चीजें थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलो। आज से आप लोगों का फिर क्या है, 2005 का पीजीटी का पेपर हम लोग अब 10:40 पे सॉल्व करेंगे। कभी देखेंगे, अगर क्वेश्चन वाला होगा तो मैराथन में लगा दूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक। चलो आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैराथन तो आप लोग बता दिए मैम कि ऐसा मैराथन नहीं चाहिए, ठीक। जिसमें आप थ्योरी पढ़ाएं वो मैराथन आप अपने घर रखे रहें। हमें केवल मैराथन चाहिए एमसीक्यू। तो बिल्कुल, अब हम समझ गए हैं। आप लोग बता दो, शीशा बनता है ऑप्शन ए सल्फर व बालू से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन व चूने से, ऑप्शन सी बालू बोरिक एसिड व फिल्डेस्पर से, ऑप्शन डी बालू सिलिका व लाइमस्टोन से। आप आंसर करते पहले का क्या होगा? तो पहले का आंसर होगा डी, यानी बालू सिल्का और लाइमस्टोन दोनों दोनों तीनों से क्या होता है, शीशा बनता है। शीशा या कांच अक्रिस्टलीट ठोस के रूप में एक अशीलित द्रव्य, अतिशीलित द्रव्य है। साधारण कांच, रेत या सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट, लाइमस्टोन Na2SiO3 तथा कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन यानी मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में बालू, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। साधारण कांच का औसत संगठन इतना इतना होता है, ठीक है क्या। Na2SiO2 CaSO4 4SiO2 होता है। कांच में रंग देने के लिए धातुओं के यौगिक यानी रंगीन मिलाए जाते हैं। कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन, प्रयोगशाला तथा चश्मा आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। आंसर करो सेकंड का। बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए पक्का रंग, शरंध्र, अवशोषकता, उपयुक्त सभी। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो इसको। अगर आप छोड़ दो, नहीं जान रहे हो, तो इन दोनों को तो हम जान ही रहे भाई। कलर भी पक्का होना चाहिए, अवशोषकता भी होना चाहिए। बच्चे को पसीना होगा, स्वेट होगा, ताकि कपड़ा सोखे। तो अगर हम ये नहीं जान रहे, ये दोनों जान रहे हैं, तो भी हम उपयुक्त सभी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आंसर करते हैं। सरकार द्वारा बच्चे व उनके अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए भोजन व वस्त्र की व्यवस्था की जाती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पहले भोजन वस्त्र मिलता था, अब वस्त्र ना मिल करके बच्चों के अकाउंट में 1200 रुपए आ जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ आया है बच्चों के स्कूल में। तो ये क्या है, ये बच्चों को 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को खाने के लिए तो भोजन मिलता ही है। लेकिन बैग हो गया, बैग खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए गवर्नमेंट जो है बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में 1200 रुपए दे देती है। उसका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। प्रेरणा पोर्टल करके एक आता है, उस पर फॉर्म भरा जाता है और बच्चों के अकाउंट में, बच्चों के मदर या फादर के 1200 आ जाता है। हमारे यहाँ कुछ बच्चों का आया, कुछ का नहीं है। सरकार का काम आप लोग जानते हो, सरकारी काम, कुछ का आया कुछ का नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ, उसी में कुछ बच्चों का आया, कुछ का नहीं आया है, ठीक। तो पहले ड्रेस मिलती थी, अब ड्रेस और बैग नहीं मिलता है। पहले ड्रेस और बैग सब मिलता था, ठीक। अब केवल क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। इसके लिए वह कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए इसकी व्यवस्था करती है। बच्चों के लिए स्कूली वस्त्र का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बात का? कपड़ा पक्के रंग का होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा ऊर्जा या धूप को अवशोषक हो, अर्थात धूप का अवशोषक हो, अर्थात शरीर पर तीव्र गर्मी का एहसास ना हो, ठीक है। कपड़ा साफ होना चाहिए, कपड़ा सरंध्र होना चाहिए, ठीक है। थर्ड का आंसर करें। निम्न में से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? स्वदेश निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन, मिश्रित निदर्शन, दैव निदर्शन। 3 का आंसर कर दे क्या होगा?
तो 3 का आप आंसर कर रहे हो, ये मैम हो जाएगा बी, यानी व्यवस्थित दैव निदर्शन। ठीक, समग्र समग्र यूनिवर्स में से कुछ निश्चित मानकों के आधार पर कुछ का चुनाव करना ही निदर्शन यानी सैंपलिंग कहलाता है। व्यवस्थित दैव निदर्शन न्यायदर्श को सबसे सरल व व्यवहारिक विधि की न्यायदर्श की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। इधर आंसर कर दे। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना। ऑप्शन बी, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। 4 का आंसर करते आप लोग, क्या होगा? 4 का आंसर कर रहे मैं प्रयुक्त सभी। ठीक है, ये क्या है? गृह प्रसार का उद्देश्य। पढ़ते चले। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण और गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान शिक्षा के प्रसार के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। महिलाओं के आत्मनिर्भरता में गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे, आप लोग बता दो प्रौढ़ शिक्षा कब आया और एज कितनी है, एज लिमिट क्या है, कब आया आप लोग का? अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऑप्शन ए, वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेंगे, वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। प्रौढ़ शिक्षा क्यों दिलाई जा रही है, इससे क्या लाभ होगा? तो आप कह रहे हो मैम प्रौढ़ शिक्षा इसलिए दिलाई जा रही है ताकि वे अपने आप को क्या करें, समृद्ध बना सकें। क्या करें? समृद्ध बना सकें। आप कह रहे हो मैम 1988 में आई, क्यों? am I right? आप लोग एक बार बता देना, मुझे भी श्योर नहीं है, लेकिन अगर जिसको भी श्योर है एकदम तो बता दे क्या 1988 है। और एज क्या है? 15 से लेकर के 35 है। क्या है? 15 से लेकर के 35 है। एज के लिए आप लोग क्लियर करा देना मुझे, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आय को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विज्ञान और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी अन्य तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी प्रभाव यह है कि इससे वे अपने आप को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बना पाने में सक्षम होते हैं। इधर आंसर कर दीजिए 6 का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 11 जून। क्या होगा आंसर? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। जब आप लोग शिक्षक बन करके जाओगे तो वहां पे स्कूल में आपके बच्चे भी क्या करेंगे? शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। 14 नवंबर को क्या होता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। जब आप टीचर बन के जाओगे तो आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ करोगे, चिल्ड्रंस डे मनाओगे जैसे वो टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है। उन्हें रिटर्न गिफ्ट होता है ये, कि पहले टीचर डे मना लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर बाल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बढ़ती जनसंख्या एवं उनके प्रभावों के प्रति जागरूकता लाना है। सन 1889 से संयुक्त राष्ट्र परिषद के संचालक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 का आंसर करें। पोस्टर होते हैं, ऑप्शन ए श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य दोनों, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। पोस्टर क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पोस्टर दृश्य साधन होंगे, यानी पोस्टर को हम देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम देखेंगे। इधर आ जाओ। पोस्टर संचार का एक दृश्य साधन है। इसके माध्यम से प्रेषक द्वारा रोचक ढंग से सूचनाओं का प्रेषण प्राप्तकर्ता तक
आसानी से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बैनर होर्डिंग पंपलेट इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक, इस माध्यम का प्रयोग सामान्यतः कम पढ़े लिखे वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। व्यक्तिगत संपर्क विधि है, क्या है? प्रसार शिक्षा की, कार्यक्रम योजना की, घर घर घूमने की, उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं। व्यक्तिगत संपर्क विधि है। 8 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा, आप बता रहे हो मैं कि 8 का आंसर होगा ए, यानी प्रसार शिक्षा की। किसकी? प्रसार शिक्षा की। व्यक्ति का संपर्क विधि प्रसार शिक्षा की विधि है। इस शिक्षा विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति से जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क स्थापित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल की विधि से क्या होगा? अंधे पढ़ सकते हैं, याददाश्त अच्छी होती है, कंप्यूटर की एक प्रणाली है, अंधे देख सकते हैं। आप आंसर करें, क्या होगा? ब्रेल की विधि क्या है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस तरीके से 6 पॉइंट बना होता है, या इस तरीके से जो भी होता है पूछ होकर के इस तरीके से वो बताते हैं कि क्या है, वो इस चीज को बता पाते हैं कि कौन सी अक्षर लिखी हुई है। तो क्या होगा? अंधे व्यक्ति क्या है? पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्रेल पद्धति एक तरह की विधि होती है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाती है। इस पद्धति का आविष्कार सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। इस लिपि में अक्षरों और संख्याओं तथा विराम चिन्हों को अलग संकेतों में उभारा जाता है, जिसे नेत्रहीन व्यक्ति छूकर व्यवहार में लाते हैं। 10 का आंसर करें। 10 का आंसर आप कर रहे हो कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। कौन कौन से विषय आएंगे? आहार और पोषक, फूड एंड न्यूट्रिशन, भूगोल यानी जियोग्राफी, सैन्य विज्ञान और इतिहास यानी हिस्ट्री। आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, डिफेंस साइंस होगा, डिफेंस साइंस। तो बहुत अच्छे से आप जान रहे होंगे 11 का कि आंसर होगा ए, आहार और पोषक। क्या होगा? आहार और पोषक। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मुख्यतः आहार और पोषण विषय को शामिल किया जाता है। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसमें गृहिणी सहित कृषक परिवार के सभी लोगों के मस्तिष्क, मन के भाव और स्वास्थ्य के पक्ष को उन्नत रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा रूप? उन्नत रूप प्रदान किया गया है। ठीक, 11 का आंसर आप करते। प्राथमिक स्वास्थ्य का कार्य नहीं है। आप लोग एक आंसर हमें दे दो कि किसके संतुति पे प्राथमिक स्वास्थ्य का गठन किया गया था, यानी कौन सिफारिश किया था कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। आप लोगों को आंसर मालूम हो तो दे दो। 11 का आंसर करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, आर्थिक विकास और संक्रामक रोग नियंत्रण। तो आप बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर इसका आंसर होगा कि मैम इसका सी नहीं होगा, आर्थिक विकास ये नहीं करेगा। भाई ये कहाँ से पैसा लाके देगा क्या आप सबको? ये क्या करेगा? चिकित्सा सेवा करेगा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार करेगा, यानी स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी देगा, संक्रामक रोगों के लिए नियंत्रण मतलब करेगा, लेकिन आर्थिक शिक्षा विकास नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग आंसर दे चुके हैं। उसका जो मैंने पूछा कि मैम क्या होगा आंसर, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। पूछ तो लिए हैं, आंसर ही नहीं याद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करो, मैं देख करके बता दूंगी। मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या है। भोर कमेटी, ओहो क्या हो गया? भोर कमेटी, ठीक ठीक याद आ गया। क्या है? भोर कमेटी के संस्तुत पे प्राथमिक स्वास्थ्य की स्थापना की गई। ठीक, जब मुझे याद नहीं तो मुझे बहुत वो लगता है कि मैंने पूछ लिया, आपको मुझसे आ ही नहीं रहा। ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा मरीजों को देखने की सुविधा दिन में 2 बार कम से कम 4 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इमरजेंसी आप लोग जानते हो ना कि इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा लो, वो वाली बात है। स्वास्थ्य केंद्र के काम निम्नलिखित हैं, क्या क्या है? चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, संक्रामक रोग नियंत्रण, फैमिली प्लानिंग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास इसका काम नहीं है। इधर आ जाओ आप लोग। आज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्यों? आप लोगों को मैं केवल और केवल अब एमसीक्यू कराया करूंगी। मैं फालतू में थ्योरी वेरी के चक्कर में पड़ जाती हूँ। ठीक, फ्लो में असल में मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि आप बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ा दूं, आप ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो, जो चीज पढ़ो अंदर घुस घुस करके पढ़ लो, लेकिन आप लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो रही है। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि आपको केवल एबीसीडी चाहिए। चलो खुश रहो एबीसीडी में, कोई बात नहीं है।
दृश्य श्रव्य साधन है टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, रेडियो और स्लाइड्स। 12 का आंसर करें क्या होगा? तो 12 का आप आंसर कर रहे हो मैम बी, यानी दूरदर्शन होगा। क्या होगा? दूरदर्शन। आप जिसमें खुश रहोगे ना, आपके खुशी में मेरी खुशी है, वो वाली बात मैं करूंगी। बिल्कुल खुश रहो। मैं एमसीक्यू ही कराया करूंगी, क्या करना, हमारे पास बहुत प्रैक्टिस सेट है। नहीं होगा कुछ, इधर उधर से क्वेश्चन टाइप कर लेंगे, अपने टाइप कर लेंगे, किसी से मांग लेंगे, कहीं 9th-10th के बुक से खींच लेंगे फोटो। आप लोग करो एमसीक्यू, मैं डेली कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। संचार या संप्रेषण या शिक्षण के शब्द से साधनों का तात्पर्य ऐसे माध्यमों से है जिसके द्वारा चलचित्र और उससे संबंधित ध्वनि दोनों एक साथ दिखाई व सुनाई देती है, जिससे सूचनाओं का प्रेषण सही व स्पष्ट ढंग से हो पाता है। दृश्य शब्द साधनों के अंतर्गत दूरदर्शन, टीवी, मल्टीमीडिया, वीडियो टेप रिकॉर्डर, कैसेट आदि आते हैं। 13 का आंसर कर दें। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? 1, 3, 5 और 7। 13 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 13 का होगा डी, यानी 7। क्या होगा? 7। ठीक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की आधारशिला है। 6 उपकेंद्रों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर एक सामुदायिक विकास खंड होता है। 14 का आंसर कर दे 14 का। धन कैसा साधन है? मानवी, अमानवी, मानवी और अमानवी दोनों, और क्या है दोनों में से कोई नहीं। आप बता दो धन कैसा साधन है। धन को आप चुरा सकते हो? तो बिल्कुल आप चुरा लोगे, तो ये क्या होगा? अमानवी साधन होगा। क्या होगा? अमानवी साधन होगा। अब साइड में आंसर देते चलो कि समय को किसने मानवीय माना है और किसने अमानवीय माना, किसने ह्यूमन माना है और किसने नॉन ह्यूमन माना है। आप बता दें, आंसर करते चले। फिलहाल इसका आंसर आप जान गए कि मैम भी हो जाएगा। जिस चीज को हम चुरा सकते हैं, हम देख सकते हैं, वो क्या है? अमानवीय है। और जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, चुरा नहीं सकते हैं, वो मानवीय होता है। जैसे मेरा नॉलेज हो गया, ठीक है, और मेरे अंदर की अभिवृत्ति हो गई, मेरा रुचि हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये क्या है? आप इसे नहीं चुरा सकते हो। ठीक। मेरे अंदर ये कला है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा ले रहा हूँ, आपको समझा ले रही हूँ, ठीक है, ये क्या है? इसे आप चुरा नहीं सकते हो, आप छू नहीं सकते हो, आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है मेरा मोबाइल है, किताब है, पेन है, लैपटॉप है, सारी चीजें क्या चुरा सकते हो? धन है, चुरा सकते हो। तो जो चीजें छू सके, चुरा सके, देख सके आंखों से, वो क्या है? वो मानवीय होता है, ठीक है। और जो मानव के अंदर खुद निहित है, वो क्या होता है? मानवीय होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों ने आंसर कर दिया कि मैम समय को मानवीय माना है ग्रास एवं क्रैंडल ने। मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था कि मैम हम मानव हैं, अपने घास को हम समय से क्या करेंगे? काट लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कैंडल जला करके काट लेंगे। लाइट नहीं आई तो क्या हुआ मैम? हम अपने घास को हम मानव हैं, कैंडल जला करके काट लेंगे, ठीक। तो समय को मानवी किसने कहा है? आप कहोगे मैम ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा है। और अमानवी किसने कहा है? तो निखिल एवं डार्सी ने कहा है, ठीक। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। 15 का आंसर कर दें। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। 15 का क्या आंसर होगा? तो आप आंसर दे रहे हो मैम उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है सौंदर्य बोध, ठीक। अत्यधिक मेहनत गृह विज्ञान नहीं कहता है, कीमती साधन गृह विज्ञान नहीं कहता है, परिवारों की अधिक संख्या भी गृह विज्ञान नहीं करता है। यही गृह विज्ञान फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है, और यही गृह विज्ञान परिवार की अधिक संख्या कहेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सही होगा। सामान्यतः गृह सज्जा का तात्पर्य घर को सजाने से होता है, जिससे वह देखने में अच्छा लगे और सौंदर्य का बोध हो। इसके साथ ही साथ उत्तम गृह सज्जा के लिए यह आवश्यक है कि सजावट इस प्रकार से की जाए कि वह देखने में सुंदर व आकर्षक लगे। लंबा दिखने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए चौकोर डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होंगे। ऑप्शन सी बड़े डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी उपयुक्त रहती है। तो 16 का आप आंसर कर रहे हो मैम। जो लंबी औरत उसे दिखाना है, लंबा दिखाने के लिए तो हम धारीदार डिजाइन वाले वस्त्र दिखाएंगे। धारीदार मतलब लंबी धारी, ठीक है। लंबी धारी के लिए लंबा दिखाएंगे। अगर कोई मोटा है, उसे पतला दिखाने के लिए हम तिरछा दिखाएंगे।
ठीक है। इस तरीके से क्या है, लाइन चलती। कोई पतला व्यक्ति है तो हम उसे इस तरीके से करके मोटा दिखा देंगे। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये सब डिजाइन दिखा करके व्यक्ति को पतला या लंबा का एहसास कराया जाता है। ठीक, न कि व्यक्ति को हम पतला और लंबा और मोटा छोटा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम केवल एहसास कराते, फीलिंग बस होती। ठीक है। एक महिला या पुरुष को कद में लंबा दिखने के लिए खड़ी धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। इस परिधान में वे देखने में लंबे लगते हैं। नाटी व छोटी महिलाओं के लिए यह सर्वोपयुक्त होता है। इन्हें छोटे छोटे छाप वाले हल्के वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। एक, इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 17 का। कार्डिंग के द्वारा क्या होता है, कॉर्डिंग हो गया, कॉम्बिंग हो गया, रोइंग आउट हो गया, सब क्या होता है। तो कॉर्डिंग के द्वारा रेशों से धागा बनता है, रेशों को गट्ठर में बांधा जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है, रेशों को साफ किया जाता है। आप आंसर करके क्या किया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। विधान, रेशों को क्या किया जाता है, रेशों को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है, रेशे को साफ किया जाता है। कंघी हम क्यों करते हैं, ताकि छोटे और बड़े रेशे क्या हो, अलग हो जाए। ठीक, ये क्या है, ये रेशों की धूल गंदगी साफ करते हैं। कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। इसे धुनने या धुनकने धुकनने वाली मशीन भी कहते हैं। ठीक है। इस मशीन की सहायता से रेशे से धूल मिट्टी व माड़ को निकालकर साफ किया जाता है। ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या होगा, कपड़े मिल सिलने के लिए कटाई की जाती है। कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है। कपड़े की सिलाई की जाती है। नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। 18 का क्या आंसर होगा, तो 18 का आंसर होगा डी, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लो। जब नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है तो इसे सिलाई से के पूर्व की ड्राफ्टिंग कहते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद कपड़े की कटाई व सिलाई का कार्य किया जाता है। 19 का आंसर कर दे। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। ऑप्शन ए फेल्टिंग, ऑप्शन बी रेटिंग, ऑप्शन सी शेयरिंग, ऑप्शन डी स्काउरिंग। भेड़ के बाल काटे जाते हैं। 19 का आप आंसर कर दें। शेयरिंग के वाले प्रोसेस में भेड़ के शरीर से बाल उतारे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शेयरिंग कहेंगे। फेल्टिंग किसे कहते हैं, तो जब क्या होता है, किसी भी मतलब कपड़े को या रुई को क्या करते, ताप और दाब से जब वस्त्र का निर्माण होता है उसे हम फेल्ट कहते हैं। रेटिंग क्या होती है, जब लीलन को हम गलाते हैं, लीलन को बनाते समय जब प्रोसेस की जाती गलाने की, उसे रेटिंग कहते हैं। स्काउरिंग हो क्या होती है, आप लोग बता देना। चलो बता ही देते हैं। ऊन से जो भी बाल शरीर के भेड़ों से उतारा जा रहा है, ऊन की गंदगी के साफ करने की प्रक्रिया को स्काउरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं। ठीक है। शेयरिंग भेड़ के शरीर से ऊनी रेशों यानी बाल कतरने की एक सामान्य प्रक्रिया है। वह व्यक्ति जो भेड़ों की शरीर से इन रेशों को कतरता है उसे शेयरर कहते हैं। अब देख लो, यहाँ प्रश्न बन गया, शेयरिंग वो प्रक्रिया है जो भेड़ों के शरीर से बाल उतारी जा रही है, लेकिन शेयरर किसे कहेंगे, जो व्यक्ति, जैसे हम लोग का नाई होता है ना, जो सैलून में होते हैं, जो बाल वाल कट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नाई कहते हैं। तो इसी तरीके से जो भेड़ के शरीर का बाल जो शेयरिंग करेगा यानी काटेगा, उसे हम शेयरर कहेंगे। ठीक है। सामान्यतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर से वर्ष में एक बार से बाल कतरते हैं। एक वर्ष में एक बार ये बाल कतर कतर कतरे जाते हैं, जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन मूलतः रेशो यानी तंतुमय प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों के अलावा बकरी और याक आदि के से भी प्राप्त किए जाते, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, इन सबसे भी वूल मिलता है ना, तो जी हाँ बिल्कुल मिलता है। ऊंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर करें। किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है, स्क्रीन पेंटिंग, टाई एंड डाई, बाटिक, स्टेंसिल पेंसिल। आप लोगों स्टेंसिल पेंटिंग आप लोगों को जितना भी मैं बता तो रही हूँ, जीरो से लेकर के मैं पूरा एकदम प्रिंटिंग तक जितना भी है डाई तक मैंने सब करा रखा है। 3 घंटे का टेक्सटाइल का मैराथन, आप जाकर के देख लो, 2x पे देख लो, और भी कुछ होता है 3x 4x पे देख लो, लेकिन जा करके देख लो, आपका सरसरी नजर में फटाफट मैंने संपूर्ण टेक्सटाइल, उस पर लिखा ना कंप्लीट टेक्सटाइल, तो वाकई कंप्लीट टेक्सटाइल है।
पार्ट 1 है। पार्ट दूसरा भी मैं 2 घंटे का वीडियो शूट करके रखी हूँ। आप लोगों ने पहला ही नहीं सही से देखा तो दूसरा क्या मैं अपलोड करूँ? दूसरा अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग कहोगे अच्छा लगेगा, अगर कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगी, किसी दिन लगा दूंगी। रिकॉर्ड तो मैं कर ही चुकी हूँ, ठीक है। संडे के दिन मैंने 2-3 आप लोग का मैराथन रिकॉर्ड किया था। संडे के दिन मैं पूरी रात जगी थी, पूरी दिन जगी थी, समझे। और आप लोगों के लिए मैंने 2-3 मैराथन रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं जान रही थी आगे मुझे समय नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ा, आप लोगों ने नहीं देखा। मुझे ये चीज तकलीफ हुई कि मैं उस जगह पे थ्योरी ना करा के मैं क्यों ना क्वेश्चन आंसर करा दी। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ही पसंद है, तो अगर आप लोगों को देखना है, टेक्सटाइल अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस दोनों वीडियो को आप लोग देख लेंगे, संपूर्ण टेक्सटाइल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगी, फिर मैं एक मैराथन लगाऊंगी। आप लोग पढ़ो ना पढ़ो, थ्योरी आप लोग ना पढ़ो, मैं एमसीक्यू का मैराथन लगाऊंगी केवल टेक्सटाइल का। वो भी मैं 2-3 घंटे कर दूंगी। आप लोग ही बड़े रहो, हम ही छोटे हो जा रहे हैं। जब पढ़ना ही नहीं है, अब तो मैं समझ गई ना। अब तो मैंने उसी तरीके से मैंने फिजियोलॉजी का भी करा दिया है। लेकिन फिजियोलॉजी का शुक्र मनाओ कि मैंने 3 घंटे का केवल एक ही रिकॉर्ड किया। ऐसा मैंने नहीं कर दिया कि 2 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आप लोग मेरे उस मेहनत को नहीं देखते हो। आप लोग सोचोगे मैम झूठ बोले, संडे के दिन मैं पूरी रात जगी थी, ठीक है। 3-3 घंटा करके मैं 2 वीडियो शूट करी थी संडे के दिन रात में, और एक वीडियो मैंने संडे के दिन दिन में शूट किया था। 3 मैराथन मैं एक दिन शूट कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को उसकी नहीं पड़ी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं जान रही थी मुझे अन्य दिन किसी दिन टाइम ही नहीं मिलता है, स्कूल से आओ थके हारे रहते हैं, तो इतना लंबा वीडियो शूट करने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। खैर चलो, बातें ना करके आंसर करें, इसका होगा सी। बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब तो मैंने जो गलती कर दी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे थ्योरी नहीं लगानी है, ठीक है। स्क्रीन पेंटिंग, टाई एंड डाई, बाटिक तथा रंगाई की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मोम अथवा रेजिन का प्रयोग होता है तथा कपड़े पर रंग की बहुलता होती है। जबकि टाई एंड डाई पद्धति में बांधनी में कपड़ों को बांधकर रंग के विलयन से रंगाई करते हैं। टेंसिल पद्धति में कागज के ऊपर चित्र बनाकर उसे इस प्रकार काटा जाता है कि चित्र में बने छिद्रों में से रंग डालकर वैसा ही चित्र प्राप्त हो जाए। जबकि स्क्रीन पेंटिंग टेंसिल पद्धति का ही विकसित रूप है। क्या है? विकसित रूप है। ये 21 का आंसर कर दें। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं: खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, शहतूत के शॉल। क्या आएंगे कृत्रिम के अंतर्गत? तो आप कहोगे मैम कृत्रिम के अंतर्गत खादी नहीं होगा, शहतूत नहीं होगा, हैंडलूम नहीं होगा, एक नायलॉन ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाए, इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं। जिन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत नायलॉन तथा इससे बने वस्त्र पॉलिएस्टर, टेरिकॉट आदि आते हैं। जबकि कपास, पटसन, ये पटसन होगा, ठीक है, पटसन, रेशम तथा ऊन, पटसन यानी जूट, ठीक है, पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अतः ये प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। ज्ञात है कि कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। बिना परिसज्जा के वस्त्र क्या होगा? कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े के अधिक उपयोग होते हैं, कपड़ा अनाकर्षक लगता है और कपड़ा मजबूत होता है। तो बिना परिसज्जा के वस्त्र क्या होगा? तो बिना परिसज्जा के कपड़ा क्या होगा? अनाकर्षक लगता है। क्या होगा? अनाकर्षक लगता है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं पढ़ूंगी, इसमें कुछ नहीं है। 23 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई और कटाई। क्या नहीं है? वस्त्र निर्माण के प्रोसेस में क्या नहीं आएगा? तो आप कह रहे हो मैम वस्त्र निर्माण के प्रोसेस में आएगा नहीं, बिनाई नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ड्राफ्टिंग आएगा, कटाई आएगा और सिलाई से बुनाई। सामान्यतः वस्त्र निर्माण की विधि का आशय कपड़ा तैयार करने की विधि से होता है। वस्त्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जैसे सलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, कढ़ाई, तुरपाई, रफू और प्रेस। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या हैं? तो आप कह रहे हो मैम वस्त्र बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। 24 का आंसर कर दे। 24 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है? क्या नहीं है? पादप तंतु, खनिज तंतु, प्राणिज तंतु, वनस्पतिक तंतु। क्या नहीं होगा? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं इसमें से पूछ रहा, प्राकृतिक तंतुओं के प्रकार नहीं है तो खनिज भी प्राकृतिक है, वनस्पति भी प्राकृतिक है, प्राणिज भी है और पादप तंतु भी है। अब आप बताओ क्या होगा? ये है गजब का आंसर। तो आप कह रहे हो मैम खनिज जो होगा ये प्राकृतिक तंतु में क्या है?
मिनरल्स में चला जाएगा। इसका एक्सप्लेन आप लोग जरूर पढ़ लेना। तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिसका प्रयोग कर धागे बनाए जाते हैं जो कि वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तंतुओं को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक तंतु और क्या है, संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु ऐसे तंतु जो पादपों तथा या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी प्राकृतिक में मिनरल्स नहीं आएगा, ठीक है। रुई हो गया, जूट हो गया आदि पादपों से प्राप्त होते हैं तथा रेशम, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, ठीक है। संश्लेषित तंतु क्या है, रासायनिक पदार्थों या खनिजों से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम तंतु का है। आज आप लोग ये क्लियर कर लो, जितने भी मिनरल्स फाइबर होंगे वो संश्लेषित होंगे यानी आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। जैसे रेयान हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक आदि संश्लेषित तंतु या रेशे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दो। देखेंगे 1 घंटा 20 मिनट का कुछ क्लास आप लोग का मैं लगाऊंगी क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन अच्छा दिया है, ठीक। 25 का आंसर करें। कपड़ों को 10% कास्टिक सोडा से में खींच कर 2 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग और परचमेंटाइजिंग। क्या कहेंगे 25 का? तो 25 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 25 का आंसर हो जाएगा मर्सराइजिंग। क्या होता है मर्सराइजिंग? मर्सराइजिंग किस पे होता है? तो कॉटन पे होता है। क्यों कॉटन पे होगा कि बुल पे? बताना तो जरा आप लोग, कॉटन पे होगा कि बुल पे? परचेंटाइजिंग प्रक्रिया द्वारा सूती वस्त्रों को कास्टिंग सोडे की रासायनिक क्रियाओं द्वारा चमकदार बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र या धागे को ठंडे कास्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है जिससे उसकी सिकुड़न कम हो सके तथा तंतु की ऐंठन को समाप्त किया जा सके, जिससे तंतु या वस्त्र चमकदार दिखाई देता है। वस्त्र को मर्सराइज करने के लिए 15 से 20% तक सांद्रता वाले कास्टिक सोडे के घोल में एक या 2 मिनट तक कमरे के तापमान में डुबोए रखा जाता है, ठीक, गलत लिखा हुआ, डुबोए रखा जाता है। फिर वस्त्र को खींचकर कास्टिक सोडा में धोया जाता है। 26 का आंसर कर दो। यांत्रिक परिसज्जा है। 26 का आंसर करें। निम्न में से यांत्रिक परिसज्जा क्या है? ऑप्शन ए टेंटरिंग है, ऑप्शन बी मर्सराइजिंग है, ऑप्शन सी ब्लीचिंग है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। आप लोगों को एक बार मैंने बताया था यांत्रिक परिसज्जा, यांत्रिक चीजें क्या होती है और रासायनिक चीजें क्या होंगी। तो मैंने बताया था वो डाई में, मैंने बताया था डाई में शायद क्या किसी चीज में मैं समझा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा था जो चीजें मशीन से हो, यंत्र से हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? यांत्रिक हो जाएगा। अब ये टेंटरिंग कह रहा है तो टेंटरिंग कोई मशीन होगी, ठीक, रोलर होगा जो पकड़ करके चारों कोने बराबर कर दे रहा है खींच करके। क्यों? am I right? बिल्कुल। तो क्या होगा? टेंटरिंग हो गया यांत्रिक। बाकी ब्लीचिंग हो गया तो ब्लीचिंग करने के लिए भी कोई पाउडर होगा। मर्सराइजिंग है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मर्सराइजिंग करने के लिए कास्टिक सोडे के घोल में क्या करते हैं? कपड़े को भिगा देते हैं। भिगा दे रहे हैं कि नहीं भिगा दे रहे हैं? तो बिल्कुल भिगा दे रहे हैं। तो जो चीजें हम किसी चीज को डाल करके कर रहे हैं, जैसे भारती जी ने ट्रिक मुझे बताया था कि मैम जो गीली चीजें होती हैं, जो गीली प्रोसेस होता है, गीला जो चीज होगा वो रासायनिक हो जाएगा और जो चीजें मशीन की होगी, सूखी होगी, वो यांत्रिक हो जाएगा। सब समझने के लिए होता है। तो आप इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पे तो कोई आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि टेंटरिंग क्या है? टेंटरिंग भाई यांत्रिक प्रक्रिया है। अब पता नहीं क्यों आयोग नहीं दे पाया, मैं ये नहीं जान रही हूँ। अभी यहाँ पे देख लो क्या है। वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप में परिवर्तन लाने के लिए जो अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो उन्हें परिसज्जा यानी फिनिशिंग कहा जाता है। परिसज्जा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। परिसज्जा यानी फिनिशिंग, शुद्धिकरण यानी क्लीनिंग, मर्सराइजेशन, विरंजक यानी साइजिंग, सिकुड़न प्रतिरोधकता यानी श्रिंकेज कंट्रोल, टेंटरिंग, जल अभेद्यता यानी वाटर प्रूफिंग, कैलेंडरिंग क्या है? और इधर रंगाई, डाइंग एंड छपाई, ठीक है। इधर आधारभूत यानी बेसिक परिसज्जा होती है और ये विशिष्ट परिसज्जा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे आंसर पता नहीं क्यों आयोग नहीं दे पाया, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन टेंटरिंग जो है ये क्या है? टेंटरिंग हो गया, कैलेंडरिंग हो गया, ये सब क्या है? यांत्रिक प्रोसेस है, ठीक, यांत्रिक परिसज्जा है। 27 का आंसर करते। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था भारत में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। आप लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हो, आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हो, तो
रेशम वाली कहानी आप लोगों को पता होगा कि चीन की एक महारानी होती हैं जिनका नाम होता है शी लिंगची। क्या नाम होता है? शी लिंगची। वो अपने गार्डन में घूम रही होती हैं और टहल टहल के क्या कर रही होती हैं, चाय या कॉफी जो भी पी रही होती हैं, ठीक, घूम घूम करके। और फिर उनके चाय में क्या होता है, वो शहतूत के पेड़ के नीचे अपने गार्डन में रहती हैं। वहां शहतूत के पेड़ से उनके चाय में क्या करता है, टपक करके एक शहतूत गिर जाता है, एक रेशम का कोकून गिर जाता है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, वो देखी, बुलाई अपने जो भी उनके क्या होंगे, उसको क्या कहते हैं भाई, मंत्री उंत्री, ठीक है, जो भी उनके रहे होंगे, बॉडीगार्ड वगैरह जो भी रहे होंगे, उनको बुलाया और उन्होंने कहा देखो ये क्या है। फिर उन्होंने निकाला धीरे से ऐसे पकड़ करके, तो उन्हें चमकता हुआ एक क्या हुआ, सिल्क दिखा। वहीं से क्या हो गया, सिल्क का जन्मदाता देश चाइना हो गया। आप लोग को आई थिंक कहानी ये पता होगी, पता थी कि नहीं थी, जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि जी मैम ये कहानी हम लोग सुने हुए हैं। ठीक है, क्या है, रेशम के कीड़े का जरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कर दे, उसका क्रम लगा दे जरा सा, ठीक है, उसका क्रम लगा दे। और हाँ क्रम लगा दे और ये बता दे अंडे का जीवन काल कितना होता है। 3 प्रश्न आपका है, आप बता दो, मैं एक्सप्लेन पढ़ लूं। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चाइना में हुआ। चाइना प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं जी। रेशम का धागा कीट के पोए से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, रेशम के कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है, एक प्रश्न का आपका आंसर मिल गया। दूसरे कीड़े का आप नाम बता दो तो। दूसरा कीड़ा जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, दूसरे कीड़े का नाम है एथरापर्नी। क्या है? एथरापर्नी नाम होता है। ठीक है, रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है और प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। रेशम की खोज चीन की राजकुमारी, देख लो यहाँ दिया हुआ है, सी लिंगजी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आप लोग बता दो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों ने आंसर दे दिया मैम। 37 से 40 दिन क्या होता है, इनके इनका जीवन काल होता है। बिल्कुल सही, इनका लाइफ होता है 37 से लेकर के 40 वीक तक। वीक की डेज नहीं, नहीं मैम डेज होगा। तो ये जो, अच्छा 37 से 40 वीक मुझे जो आया है वो क्या है, जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि 37 से 40 वीक मैंने अभी कह दिया, तो वीक क्या है आप बता देंगे क्या, कि मैं किधर आपको ले जाना चाह रहे हूँ। फिलहाल आप बताते रहो, मैं आप लोगों को क्रम बता दूं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप लोगों ने क्रम भी बताया है कि मैम अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड कीड़ा। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप लोग ऐसे तैयारी करते रहो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आपने कह दिया मैम। जो 37 से और 40 वीक आपको याद आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का पीरियड है। बिल्कुल, प्रेगनेंसी का पीरियड अब याद आ गया तो आप सब बता दो। मंथ में बता दो 9, चंद्रमास में 10, और क्या होगा वीक में तो आपने बता ही दिया। और एक कुछ बच रहा है डेज में, 280 डेज। वेरी गुड, बेस, वेरी नाइस आंसर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग ऐसे अपनी पढ़ाई बरकरार रखना। 28 का 9 कर कह रहे हैं, 28 का 9 कर दो, ठीक। 28 का आंसर कर दे आप लोग। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है। एक दिन मैं पढ़ा रही थी, मेरी मम्मी आई, कह रही है मेरी मम्मी क्या कह रहे हैं सुनिएगा आप लोग, कह रही है, अभी पढ़ा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, हैं, तो हम क्या अभी नहीं बच्चे पढ़ेंगे, जब वीडियो अपलोड होती तब बच्चे पढ़ते हैं। फिर तब कौन पढ़ रहा था, हमने कहा हम पढ़ा रहे थे, बच्चे कैमरे में थे, तो मम्मी कह रही बच्चे वहां से पढ़ते हैं, हम कहा ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तब बच्चे पढ़ते। मम्मी को लगता है ना कि मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक, मतलब लाइव वाली फीलिंग। ऑप्शन ए फ्राइड द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी बंडूरा द्वारा। तो मम्मी क्या कह रही तुम भी तो पागल है, वो मोबाइल लेके अकेले पढ़ा रही जब कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो चलिए आंसर करिए आप लोग, आंसर हो जाएगा फ्राइड द्वारा। क्या होगा? फ्राइड द्वारा। ठीक है, फ्राइड वियना के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट व मनोचिकित्सक माने जाते हैं। फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी पर मनोरोगियों का उपचार किया। उनके अनुसार मानव जीवन में इनका अहम रोल होता है। यदि इन्हें पूरा न किया जाए तो दमित इच्छाएं कुंठित होकर के भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दो। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स और पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम,
दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर पोषण। तो ये तो बहुत अच्छा आंसर है, आप लोग तुरंत बता ले जाओगे मैम, आंसर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लो, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा शिशु के विकास के लिए अनेक प्रकार के दुग्ध युक्त पदार्थ, दूध, दही, पुडिंग, पनीर आदि चीजों के अलावा प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक होता है। दूध युक्त पदार्थों में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, जो दांतों एवं हड्डियों के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है। कोशिकाओं की टूट फूट व मरम्मत एवं ऊतकों के विकास के लिए भी प्रोटीन एक आवश्यक तत्व होता है। अतः भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे अनाज तथा दालें आदि को सम्मिलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, 30 का आंसर करते, 13 नहीं 30। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण और स्वच्छता। बहुत अच्छा आंसर होगा, इस बात पर कंफ्यूज हो गए तो बहुत अच्छा आंसर है। मैं शारीरिक विकास की बात कर रहा है तो पोषण होगा, वो भी बच्चों के लिए, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक उनके पोषक को माना जाता है। पोषण को पोषण तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्क से अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। ठीक है, तथा उसके विकास और उचित ग्रोथ के लिए पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। 41 का आंसर कर दें। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 8 वर्ष। 41 का आंसर आप कर रहे हैं कि मैम 2 से 6 वर्ष जो होगा पूर्व बाल्यावस्था होगा। पूर्व बाल्यावस्था होता है, फिर उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था क्या होगा आप लोग बताओगे? 6 से लेकर के 12 वर्ष को क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 2 वर्ष 2 वर्ष की 2 से 6 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जिसमें बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की होती है, बच्चा स्कूल में इंटर करता है। जबकि उत्तर बाल्यावस्था, देखो यहाँ दिया भी है, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और वयः संधि की प्रारंभ अर्थात 12 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाती है। 32 का आंसर कर दें। गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, मानवीय साधन। प्रयुक्त में से कोई नहीं। 32 का आप आंसर कर दे, फटाफट आंसर कर दें। आप कह रहे हैं मैम गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व जो हैं वो क्या है? मानवीय और अमानवीय साधन है। क्या है? मानवीय और अमानवीय साधन है। तो गृह व्यवस्था, सामान्यतः गृह व्यवस्था का तात्पर्य है कि परिवार के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। राजमल पी देवदास के अनुसार प्रबंधन प्राप्त मौलिक व मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। आप लोग इनका परिभाषा बता दो। होम मैनेजमेंट में इन्होंने क्या परिभाषा दिया गृह प्रबंध में? और एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा? आप लोग ये दोनों का आंसर कर दो। स्पष्ट है कि गृह व्यवस्था के निर्धारण में मानवीय एवं अमानवीय दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने बता दिया कि मैम इन्होंने बांध की तुलना की है, बांध से तुलना की है, बिल्कुल सही है। और एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा है? तो लीचफील्ड ने कहा है। किसने कहा है? लीचफील्ड ने कहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ते चलना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें आराम आराम से पढ़ते चलना है। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। बचत करना, बजट करना, मितव्ययिता करना, उधार लेना। मितव्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं होता है। ठीक है, मितव्ययिता का मतलब हम बोलते हैं बच्चों के क्लास में कि मितव्ययिता का मतलब क्या है, तो बच्चे कहते हैं मैं कंजूसी है, लेकिन नहीं, कंजूसी नहीं है। मितव्ययिता का मतलब है हम इतने सूझबूझ से, इतने तरीके से अपने घर का खर्च चला लें कि हमारे घर का खर्च भी चल जाए और थोड़ा सा सेविंग भी हो जाए। यही क्या है? यही मितव्ययिता होती है। क्या है? यही मितव्ययिता होता है। तो ठीक है, ना कि कंजूसी होती है। तो 33 का आप आंसर कर रहे हो मैम। बजट बनाना जो होगा क्या हो जाता है? घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट को तैयार किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम परिवार की आय का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार व्ययों का समायोजन किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बजट में सर्वप्रथम व्ययों का निर्धारण किया जाता है और उसके आय का निर्धारण किया। देखो, सबके घर में ये आम बात है, आपके घर में भी, मेरे घर में भी और लोगों के भी घर में, जैसे मंथ शुरू होता है लोगों की सैलरी आती, चाहे जहां से भी जो भी स्रोत हो, ठीक, घर का लिस्ट बन जाता है सामान का, दाल 2 किलो जो भी होता है,
तेल हो गया, चावल हो गया, जो भी चीजें आप लोग, क्या राशन तो खैर इकट्ठा खरीदा जाता है, लेकिन ये जो चीजें हो गया, सरफ साबुन तेल वगैरह चीजें, ठीक है, ये सारे चीजों का लिस्ट बन जाता है। और लिस्ट बन करके जहां कहीं से भी सामान आती लिस्ट पहुंच जाता है। और वो पूरा पूरा लगभग 1 महीने का सामान होता है। क्यों, सही है ना? तो जी हाँ, सही है। ऐसे ही सबके यहाँ होता है। और वो 1 महीने का सामान पहले क्या है, पहले आप अपना पैसा देखे कि इस महीने में हमारे यहाँ 10,000 रुपया आएगा। उसमें से हमें घर की बिजली, अगर किराए पे रह रहे हो तो घर का किराया देना, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, गैस सिलेंडर का देना, अगर गैस पाइप लगी हो तो गैस का बिल देना है। इस तरीके से सारी चीजें, बच्चों की फीस है, बच्चों की कॉपी है, जो भी दवा ववा किसी की भी चल रही हो, जो भी है उनके दवा का पैसा निकाल करके बाकी चीजें, घर का सामान आ गया। करने के बाद हमने खर्च कर लिया 8,000 रुपये। 8,000 में मेरा सब हो गया। बचा 2,000 रुपये। ये 2,000 कहाँ चला गया? सेविंग में चला गया। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बचत का बजट क्या होगा? बचत का बजट, और घाटे का बजट, और क्या होगा? संतुलित बजट। क्या होगा? संतुलित बजट। ये क्या होते हैं? बजट के प्रकार होते हैं। सबसे बेस्ट बजट कौन सा होता है? तो संतुलित बजट होता है, ठीक है। और सबसे बकवास कौन सा होता है? तो घाटे का बजट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बजट होना चाहिए बचत का बजट, कि 10 रुपए कमाओ, 2 रुपए बचा लो, ठीक है। लेकिन 10th के बुक में हर बार जितने भी मैं देखती हूँ, जितने भी पब्लिकेशन का, उसमें संतुलित बजट को बेस्ट माना गया है। फिलहाल आप लोग बता दो कि किसको बेस्ट मानना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो बचत के बजट को मानना चाहिए। आप लोग अपना अपना बता दो। अब इसका आंसर कर दो 34 का। 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से रंग, 3 रंग आते हैं? 3 मूल रंग, मूल का मतलब समझ रहे हो? प्राथमिक कलर पूछ रहा है। देख लो, शब्द ऐसे घुमाते हैं, शब्दों के साथ आयोग खेलता है। आप लोग शब्दों को पकड़ लेना। प्राथमिक कलर पूछ रहा है तो नारंगी, हरा और पीला होगा, नीला, पीला और लाल होगा, लाल, बैंगनी और हरा होगा, गुलाबी, नारंगी और हरा होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैम, नीला, पीला और लाल होगा। क्या होगा? नीला, पीला और लाल। ये क्या हो जाएगा? मूल कलर हो जाएगा। वर्ण का स्वभाव रंगतें होती हैं। यूं तो रंगतों के अनंत नाम है, परंतु मुख्यतः रंगतें 3 हैं, यथा नीला, पीला और लाल। दो दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से, यानी दो दो प्राथमिक कलर के मिलाने से क्या होगा? 3 द्वितीय श्रेणी की रंगतें निर्गत होती हैं। देख रहे कैसा टिपिकल शब्द दे रहा है, जिन्हें नारंगी, बैंगनी तथा हरित कहा जाता है, ठीक है। निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी के रंगतों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं, जो रंगतें बनती यानी कलर बनती हैं, उन्हें मध्यवर्ती रंगतों की श्रेणी में रखा जाता है। ज्ञात है कि उपरोक्त रंगतें पदार्थ की रंगतें हैं, जबकि प्रकाश की रंगतें इनसे भिन्न होती हैं। प्रकाश की रंगतें मुख्य रंगतों के अंतर्गत लाल, हरा और नीला आते हैं, ठीक। 35 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? मैनेजमेंट, मूल्यांकन, प्लानिंग, उपरोक्त से कोई भी नहीं। 35 का आंसर आप कर रहे हैं कि मैम 35 का आंसर हो जाएगा, लास्ट में तात्पर्य का प्लान का अंतिम परिणाम क्या है? मूल्यांकन नहीं होगा। क्यों मूल्यांकन नहीं होना चाहिए इस हिसाब से? फिलहाल देख लो, ऑप्शन अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया गया है। किसी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में पूर्व में ही नीतियों, नियमों व अन्य सभी तथ्यों का निर्धारण कर लेना ही नियोजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण क्या कर लेना ही नियोजन यानी प्लानिंग है। नियोजन अनेक चरणों से होकर गुजरता है, यथा नियोजन के चरण। लक्ष्य निर्धारण, पहले तो आप अपना टारगेट, अपना गोल निर्धारित करो, फिर पूर्वानुमान लगाओ, फिर वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण करो, फिर क्या करोगे आप? वैकल्पिक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले चुके होंगे, ठीक, ले लिए ना? चलो ले लिया आप लोगों ने। वैकल्पिक विधियों का निर्धारण करना, फिर वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना, श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, उप योजनाओं का निर्माण करना, और क्या है? क्रियाओं का क्रम निश्चित करना, फिर क्रियान्वयन का अनुसरण करना, ठीक। ये चीजें आता है स्टेप लगाने के लिए। आप लोग जो लोग भी फोटो ना खींचे हो, एक बार फिर से मैं जूम कर दे रही हूँ, इतना अब इससे ज्यादा नहीं होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, कभी भी आपके काम आ जाएगा। 1 सेकंड, कहाँ जा रहा हो भाई? अब इसमें आंसर बचाओ, चलिए। इसका आंसर तो खैर दिख जा रहा है, कोई बात नहीं। 36 डैश डैश डैश
पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो वैल्यू क्या है? पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वैल्यू पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू या अंग है। मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करता है। छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, इकेबाना पुष्प सज्जा क्या है? पुष्प सज्जा में 3 टहनी जो होती है, सबसे ऊपर क्या होती है? 90 डिग्री पे कौन सी होगी, 75 डिग्री पे कौन सी होगी और 45 डिग्री पे कौन सा होगा? आप नाम बता दो, कौन कौन नाम होते हैं और तीनों नाम वो क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी बता दो कौन पृथ्वी को प्रदर्शित करेगा, कौन स्वर्ग को जाएगा, कौन मानव को दिखाता है। ये सब अभी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 37 का आंसर कर दें। इकेबाना पुष्प सज्जा है। ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी जापानीज, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर कर रहे हो मैम, इकेबाना जो पुष्प सज्जा है जापानी है। आप लोगों ने आंसर कर दिया मैम। 90 डिग्री जो होगा शिन होगा, 75 डिग्री जो होगा हाइकी होगा और 45 डिग्री जो होगा शो होगा। तो शिन शो हाइकी होता है। शिन मैन स्वर्ग को जाएगा, यानी भगवान को, गॉड को प्रेरित है, प्रदर्शित करे, मतलब उनके प्रति द्योतक है। और हाइकी जो है, हाय हाय कौन करता है? तो हम मनुष्य हाय हाय करते हैं। उनका किसी का भी खुशी नहीं देखा जाता हम लोगों से। हम लोग हाय तौबा दिन भर लगाए रहते हैं। और जो पृथ्वी होती है मैम, तो हम लोग हाय तौबा लगाते कहाँ हैं? पृथ्वी पर बैठ करके, ना कि आसमान में उड़ करके। तो हाई की क्या हो जाएगा? हाई की हो जाएगी पृथ्वी। क्या हो जाएगी? हाई की हो जाएगी आपकी पृथ्वी। इस तरीके से ये भी आप लोगों ने रिवाइज कर लिया। इधर आ जाओ। फूल सजाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है। इसमें आकाश, पृथ्वी और मानव जाति, इन 3 तत्वों का एक संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है। इकेबाना कला चीन से जापान आई। वर्तमान में जापान में इकेबाना की अनेक शैलियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पुरानी शैली को इकेबाना नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कर दें। भारतीय मानक संस्थान, जिन्हें आईएसआई कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949, 1950, 1959, 1947। तो इसका आप आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे कि हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं, जब आपका देश आजाद हुआ था उस समय हम लोगों को भारतीय मानक संस्थान की स्थापना हो चुकी थी, कि हम अपना क्या है, एक मानक संस्थान की स्थापना कर लिए। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान यानी आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी। 39 का आंसर कर दें। सजावट का सिद्धांत है प्रकाश, अनुपात, अनुरूपता, बनावट, रूप, रेखा, स्थान। 39 का आंसर आप कर रहे हैं, तो 39 का हो जाएगा बी, अनुपात और अनुरूपता। कला के सिद्धांत कितने हैं? कला के तत्व कितने हैं? आप ये भी बताते चलिएगा लगे हाथ। कला के सिद्धांत व अनुरूपता, अनुपात व अनुरूपता के अनुरूप होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सजावट के दौरान अनुपात के अनुरूप में ही साज सज्जा के सामानों का उपयोग होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोगों ने आंसर कर दिया मैम। 5 होता है कला के सिद्धांत और 7 होता है कला के तत्व। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग आंसर करते जा रहे हो। ठीक है, 40 का आंसर कर दे आप लोग। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य, और आप लोगों का एक पार्ट और मैं लाऊंगी और फिर 2004 का बचा हुआ पीजीटी का। इसके बाद आप लोग का पीजीटी मैंने जितना भी था मैंने क्या कर दिया, आप लोगों का सब सॉल्व करवा दिया। ठीक, जो लोग ना देखे हो कि कहाँ ये वीडियो मिलेगा, तो पीजीटी पेपर सॉल्व करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सारे वीडियो उसमें लगे हुए हैं, आप जा करके देख सकते हो। योजना में व्यवस्थित उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है, जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह कथन किसका है? आप लोगों को अगर लंबी लंबी घास का चैन वैन याद आ रहा होगा तो आप आंसर कर ले जाओगे। लुई ए एलन, ग्रास एवं क्रैंडल, पी निकिल डार्सी और गोल्डस्टीन एंड गोल्डस्टीन। आप आंसर कर दो। अब बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था। आप कह रहे हो मैम मुझे याद आ गया, हम लोग कहे थे, आप ही बताई थी कि जब हम लोग पार्क पार्क में जाते हैं तो खूब लंबी लंबी घासों की चेन लगी होती है,
श्रृंखलाएं लगी होती हैं, एकदम तमाम लगी होती हैं। इस तरीके से क्यारियां होती हैं, सब घास ऐसे डेकोरेट होते हैं। हम लोग इसी बीच में टहलते हैं, बहुत आनंद आता है मैम। तो क्या होगा? ग्रास एवं क्रैंडल होगा। क्या होगा? ग्रास एवं क्रैंडल होगा। अगर आप लोगों को मेरा ट्रिक याद आएगा तो कोई भी डेफिनेशन हो गया और ये सारी चीजें हो गई आपसे गलत नहीं होंगी। फिलहाल क्या है, आप लोग मेरे ट्रिक को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह कथन ग्राश एवं क्रैंडल महोदय जी का है। ग्राश एवं क्रैंडल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह को कहते हैं जो कि एक परिवार को एक निश्चित अवधि में उपयोग के लिए प्राप्त होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? अब आप लोग एक प्रश्न यहाँ और बता दो कि किसान विकास पत्र किसका है? किसान विकास पत्र ये किसकी योजना है? और यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। ये दोनों का आंसर आपको मुझे देना है। तो आप एक तो आंसर दे लिए मैम, ये पोस्ट ऑफिस हो गया क्योंकि आप लोगों ने आंसर चीट कर लिया, दिख गया आप लोगों को। तो आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो गया पोस्ट ऑफिस और इसका आंसर भी हो जाएगा डाकखाना यानी पोस्ट ऑफिस। किसान विकास पत्र हो गया और ये राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया। ये दोनों किसकी योजनाएं हैं? तो ये योजनाएं हैं किसकी? पोस्ट ऑफिस की। राष्ट्रीय बचत पत्र जिन्हें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आप खरीद लोगे ना तो इनकम टैक्स में बहुत अच्छी खासी छूट हो जाती है। ठीक है, जब नौकरी आप करने लगोगे, जब इनकम टैक्स आप भरोगे तब ये चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है। निवेश का एक निश्चित ब्याज व दीर्घकालिक माध्यम है जिसे भारत सरकार के डाक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया जाता है। एनएससी भारत सरकार के द्वारा समर्थित यानी सपोर्टेड है। इसे अधिकृत डाक पर से खरीदा जा सकता है। मैंने कहा ना इसे आप खरीद लोगे ना तो इनकम टैक्स में बहुत अच्छी खासी छूट मिलती है। 42 का आंसर कर दें। शरीर की मास्टर ग्लैंड है। तो आप आंसर कर रहे हो प्यूटिट्री ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और लिम्फेटिक ग्लैंड। आप आंसर कर रहे हो मैम जो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि होती है। शरीर में कपाल की स्फेनाइड हड्डी में स्थित पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है जो हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिरमौर होने के कारण एक मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बैसोलिन तथा ग्रोथ हार्मोन आदि मुख्य हार्मोन है जिसका श्रावण का कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होती है। आंसर कर दे 43 का। शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया है, आप मुझे सेल्सियस में भी आंसर देते चलना। ऑप्शन ए 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 43 का आप आंसर कर दो कि मैम 43 का आंसर हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आप लोगों ने बता दिया कि मैम 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा करते हो। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो इस स्थिति को ज्वर या बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं। कुछ प्रमुख राशियों के विभिन्न पैमाने का माप इस प्रकार दिया है, देख लो यहाँ पे राशियां यानी ताप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जैसे जल का सेल्सियस कितना 0, फ़ारेनहाइट 32, केल्विन 273। जल का उबलना 100, फ़ारेनहाइट 212, केल्विन 273। ठीक है। और इधर आ जाए, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, हाँ बस इधर आ जाए, स्क्रीन शॉट भी आप बना लेना। ये सारे लिस्ट कहीं जल्दी मिलते नहीं है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और इधर आ जाओ 310 केल्विन। ठीक है, केल्विन में कितना होगा? 310 होगा। कमरे का सामान्य तापक्रम क्या है? 27, फ़ारेनहाइट में 80.6 और केल्विन में 300। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप कहीं भी नोट डाउन करके इसको रख सकते हो। ठीक।
फिलहाल आंसर कर दें। किसका आंसर करना है मैम? आंसर कर दो 44 का। एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करते हैं प्यास से, संक्रमण से। प्यास और संक्रमण दोनों से, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। 1 घंटा हो गया, अभी हम लोगों ने 44 प्रश्न किया है। हम लोगों को 62 क्वेश्चन करना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो फटाफट। तो आप कह रहे हो मैम संक्रमण से एंटीबॉडी हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी शरीर के को रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज रक्त प्लाज्मा में रक्त प्रतिकारक के रूप में पाए जाते हैं तथा शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को विषहीन कर देते हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण प्राकृतिक, उपार्जित एवं कृत्रिम कुल 3 तरीकों से होता है। ठीक है, इधर आ जाओ फटाफट आप लोग आंसर करना, बहुत धीरे धीरे नहीं कराऊंगी। 45 का आंसर कर दो। अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्वास्थ्य संगठन जिन्हें WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यतः कार्य करता है शिक्षा संबंधी, कृषि संबंधी, हेल्थ संबंधी, होम संबंधी। तो बहुत क्लियर आंसर है कि मैम सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है। इसका मैं ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि एक्सप्लेन में कुछ रखा नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापनिक इसके 2-3 डेट है, 1945 है और 1948 है। ठीक है, क्या है? 1945 और 1948 है। ठीक, किसके लिए कार्य करता है? तो महिला एवं बच्चों के रक्षा के लिए, देखरेख के लिए कार्य करता है। 46 का आंसर करो। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल यानी स्तर क्या होता है? 13 to 15 ग्राम 100 प्रति ml खून, ब्लड में या खून में। ऑप्शन बी 10 to 12 ग्राम प्रति 100 ब्लड में। ऑप्शन सी 16 to 20 mg प्रति 100 ml ब्लड में। ऑप्शन डी 25 से 30 mg प्रति 100 ml ब्लड में। 46 का आंसर आप करते क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं मैम, 46 का हो जाएगा ए, यानी 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होना चाहिए। मानव शरीर में इनकी उचित मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके रक्त में कमी होने पर शरीर में बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा होता है। आमतौर पर खाने के पोषक तत्वों और आयरन की कमी के कारण रक्त में इसका स्तर घटता है। अतः आहार में उचित मात्रा में आयरन और प्रोटीन से भरपूर तत्वों को शामिल करके हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए। कैसे कैसे होनी चाहिए? नवजात में 17 से 22 ग्राम होनी चाहिए, बच्चे में 11 से 13, वयस्क में 13 से 15 और वयस्क महिला में 12 से 16। आप देख लो कितना ब्लड किसका होना चाहिए, सारे लोग अपना अपना जान लेना। 47 का, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे छाया देंगे, वातावरण को शुद्ध करेंगे, पक्षियों को आश्रय देंगे, जमीन का सारा पानी सोख लेंगे। तो बहुत अच्छे से आप जान लो, घनी बस्तियां हैं, स्लम्स एरिया हैं, तो उनमें क्या होगा? बहुत गंदगी भी होगी। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जहां जितने लोग होंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सोखता है? तो हमारे पेड़ पौधे ही सोखते हैं। ठीक है, घनी बस्तियों के पेड़ पौधों को सामान्यतः वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे वायुमंडल में उद्योगों तथा मानवीय कचरे एवं विभिन्न वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को पेड़ पौधे अवशोषित कर अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन यानी O2 के रूप में हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। 48 का आंसर आप करते हैं। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 13 kg, 30 kg, 5 kg, 12 kg एंड भार बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप कह रहे हो मैम 10 से 12 kg जो होता है वेट बढ़ना अच्छा माना जाता है। कितना? 10 to 12 kg। ठीक है, 10 से 12 किलो वजन प्रेगनेंसी में बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। अगर इससे कम बढ़ रहा है तो आपका बच्चा क्या है? हेल्दी नहीं है। क्या है? आपका बच्चा हेल्दी नहीं है। ठीक है, सब बहुत अच्छे से विस्तार किया। विस्तार इसमें एक्सप्लेन ज्यादा दिया ना, इसलिए क्वेश्चन हम लोग का हो नहीं पा रहा। पर कोई बात नहीं, हम लोग को कोई भी जल्दी नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन छू करके नहीं आना है। ठीक है, जो भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। गर्भावस्था में वजन का बढ़ना एकदम सामान्य बात है। बिल्कुल भाई, शरीर में आ रहे बदलाव एवं शिशु के विकास के साथ साथ वजन भी बढ़ता है। सामान्यतः जन्म के समय शिशु का वजन 2.8 kg से 3.2 kg तक के बीच होता है। गर्भावस्था की मांसपेशियों की परत पड़ने से इनका वजन लगभग 900 ग्राम बढ़ता है। इसके अलावा प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम होता है।
स्तनों का वजन अतिरिक्त 400 ग्राम तक रक्त की मात्रा बढ़ने से और आधा केजी मतलब 1.5 केजी तक तथा एमनियोटिक द्रव होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी चीजें बता रहा है। 2.6 किलोग्राम एवं अतिरिक्त चर्बी होती है। 2.5 यानी 2.5 केजी तक भी वृद्धि होती है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान कुल वजन 12 किलो लगभग तक अतिरिक्त वजन पहले की अपेक्षा बढ़ना चाहिए। अगर मान लो 40 की कोई औरत है तो उन्हें कितना हो जाना चाहिए? 50 और 52 लगभग लगभग, ठीक है, 50 या 52 केजी का उन्हें हो जाना चाहिए। ये होता है वेट, ठीक है। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस, पेट्रोल। मूल स्रोत पूछ रहा है, प्राथमिक स्रोत, तो प्राथमिक स्रोत हमारे क्या है? सूर्य भगवान है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उनके नाभिक में होने वाली संलयन अभिक्रियाएं हैं। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु के 2 नाभिक मिलकर हीलियम परमाणु के एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 50 का आंसर कर दो। मधुमेह का एक लक्षण है अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, प्यास ना लगना। तो आप कह रहे हो मैम इसमें तो बार बार प्यास लगती ही है, बार बार भूख लगता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो प्यास लगना तो होगा नहीं, बुखार अतिसार होगा नहीं। यही आंसर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं पढ़ा दूं आप लोगों को। मधुमेह या शुगर या डायबिटीज या अपच संबंधी बीमारियों का एक समूह है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसी स्थिति को डायबिटीज या मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, अतः इसके अल्प श्रावण से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। रक्त स्तर बढ़कर शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मधुमेह के प्रमुख लक्षण निम्न है, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया। ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, यूरिन डिस्चार्ज करना, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, चोट लगने पर जख्म जब होता है तो जल्दी भरता नहीं है, बार बार फोड़े फुंसी होते हैं और चक्कर भी आता है। सब क्या है? लक्षण है किसके? तो डायबिटीज की। 51 का आंसर कर दो। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भी लाइक नहीं करते तो आप लोग पढ़ते हो 8 8 लोग 9 9 लोग 16 16 लोग, लेकिन लाइक होता है 5 6। क्यों? वीडियो पसंद नहीं आ रहा है क्या? कल से सच में क्लास बंद कर देंगे, बता दे रहे हैं। इसलिए चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। आप लोग एकदम निष्क्रिय बने पड़े तो निष्क्रिय ना बने, एक्टिव हो जाओ, ठीक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, भोजन और परिवार, बुद्धि और भोजन, वंशानुगत गुण और वातावरण, आर्थिक स्थिति तथा बुद्धि। 51 का आंसर करें आप लोग। कभी कभी आप लोग बहुत गुस्सा दिला देते हो। 51 का आंसर होगा सी, वंशानुगत तथा वातावरण। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक वंशानुगत गुण तथा वातावरण से संबंधित घटक होते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर ए, जैविक व आनुवांशिक कारण में शारीरिक रचना, रासायनिक ग्रंथि के आधार पर, स्नायुमंडल के आधार पे। नंबर बी, पर्यावरणीय कारक में सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है। 53 का आंसर करो और आप लोगों का 10 क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग दम लगा दो। 52 का आंसर कर दें। अच्छी आदतें डालने का समय है किशोरावस्था में, वयस्क होने पे, जन्म से 5 वर्ष तक, गर्भावस्था से। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, कहते हैं ना जब तक कुम्हार का घड़ा कच्चा होता है जो सेप देना चाहे दे लेता है, जैसे ही पक जाता है ठोको तुरंत क्या होता है? टूट जाता है। वही हाल सेम अपने लाइफ का होता है। तो जब बच्चा जन्म से 5 वर्ष तक होता है, किसने कहा कि बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, जो लिखना चाहे उस पे हम लिखते हैं, वो बिल्कुल भी भगवान के पास से एकदम कोरा होकर के आता है। जो भरना चाहे उसमें हम चाहे क्रिमिनल बना दें, चाहे हम उसे एक बहुत अच्छा इंसान बना दें, चाहे हम उसे आईएएस पीसीएस बना दें, ठीक है। ये सब क्या होता है? हमारे हाथ में होता है, ठीक। एक्सप्लेन नहीं मैं पढ़ूंगी, इसमें कुछ नहीं है। 53 का आंसर कर दो। बच्चे का लिंग निर्धारण होगा पुरुष शुक्राणु द्वारा, महिला अंड द्वारा, गर्भावस्था के दौरान भोजन लेने से, गर्भावस्था से पहले। तो 2 आंसर तो होगा नहीं, ए और बी में ही आप लोग को फाइट करना है। तो वो ए और बी में आप फाइट कर रहे हो मैम। पुरुष के शुक्राणु द्वारा क्या होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी ना, ये चीजें आप लोग सब जानते हो। एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल्स में होता है। 23 पेयर होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं क्या होते हैं? आटोसोम्स होते हैं। और एक जोड़ी जो होगा, यानी जो एक जोड़ी होगा क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसलिए मैं ये पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक।
विनिंग शुरू होनी चाहिए। विनिंग यानी जो फीड हम लोग करा रहे होते हैं बच्चों को, तो दूध छुड़ाने की प्रक्रिया को विनिंग कहते हैं, पिलाने की प्रक्रिया को फीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो विनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 0 to 4 मंथ, 0 4 to 6 मंथ, ऑप्शन सी 6 to 8 मंथ, ऑप्शन डी 8 to 10 मंथ। तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो कि मैम हमें कब प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए बच्चे को विनिंग की। तो आप कह रहे हो मैम 4 से 6 माह में प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन आप तत्काल नहीं बंद कर देना चाहिए किसी भी चीज को। आप तत्काल नहीं कर सकते हो, करते 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 साल भर के अंदर आपको विनिंग मतलब कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना। अच्छा, मतलब डायरेक्ट नहीं छुड़ा देना, ठीक। उसे मतलब छोटे से जो होता है ना, विकोष्ट देना, अलग से जो आहार देना, ठीक है। यह प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 माह के बीतने से शुरू किया जाता है। शुरुआती 6 महीने तक बच्चे की सभी जरूरत माँ के दूध से कंप्लीट हो जाती हैं, परंतु 6 माह के बाद शिशु की शारीरिक जरूरतें सिर्फ माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए उसे जरूरी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल तथा आयरन आदि की पूर्ति आहार द्वारा करना होता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, फटाफट पढ़ लो। ओबेमा पीरियड होता है, कितने मंथ को हम ओबामा पीरियड कहते हैं? 0 से 2 वीक, 0 से 4 वीक, 3 से 8 वीक और 8 से 10 वीक। तो ऑप्शन देख करके आप बता दिए मैम 0 से 2 वीक होना चाहिए, ठीक है। डिम्ब यानी ओबम एक परिपक्व प्रजनन कोशिका होती है जो स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अंडाशय यानी ओवरीज से उत्पन्न होते हैं, तथा इनका समय 0 से 2 वीक का पीरियड होता है। स्त्रियों में लगभग 12 वर्ष की उम्र में लगभग 40 वर्ष की उम्र के बीच गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु यानी डिंब अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इस बीच स्त्री संभोग करती है तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक चक्र से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। टोकोफेराल है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो टोकोफेराल यानी विटामिन ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, हाँ इसका ये मैं जरूर पढ़ा दूंगी। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई जननी के एपिथेलियम में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता तथा कोशाकला की सुरक्षा में सहायक होता है। इसकी कमी से स्त्री तथा पुरुष दोनों में बंध्यता उत्पन्न होता है। विटामिन ई मुख्यतः तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जर्दी तथा अंकुरित अनाज में पाया जाता है, जबकि अन्य विकल्पों में विटामिन बी को थायमीन, विटामिन ए को रेटिनॉल तथा सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। 57 का आंसर कर दो। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, रोग का कारण, उपर्युक्त सभी। तो आप कह रहे हो मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ूंगी। 58 का आंसर आप कर दो। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी के अलावा कितनी कैलोरी देनी चाहिए? 200, 500, 400, 300। तो आप कह रहे हो मैम गर्भवती औरत को हमें अतिरिक्त कैलोरी जितना भी है उसमें प्लस 300 ऐड कर देना होता है, ठीक है। और अगर लैक्टेट वुमेन हो तो उसमें जितना भी हो उसमें प्लस 500 कैलोरी कर देंगे। लैक्टेट मतलब जो मदर फीड करा रही हो अपने बच्चे को, दूध पिला रही हो, ठीक है। इधर आ जा। क्वेश्चन नंबर 59, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देगा? आप लोग प्रोटीन और फैट दोनों का भी बता दो। 4.1, 4.1 और 9 किलो कैलोरी। ये फैट का हो गया, ये प्रोटीन का हो गया और ये CHO का हो गया। इसका आंसर ऐसे ही हो गया, ठीक। इधर आ जाए, एक्सप्लेन में भी दिया है। 60 का आंसर कर दे। रेशा है यानी फाइबर क्या है? पाच्य कार्बोहाइड्रेट है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट है, इनमें से कोई भी नहीं है। 60 का आप आंसर कर दो, क्या होगा? तो आपने 60 का आंसर बहुत अच्छे से आपने कर दिया। यही अब आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन, यही पेज का 62 क्वेश्चन है, 62 को भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो आप कह रहे हो मैम अपाच्य कार्बोहाइड्रेट यानी पचता नहीं है। रेशा सामान्यतः किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु होते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल तथा पॉलिएस्टर आदि के बने हो सकते हैं। जबकि आहारीय रेशे, जिन्हें सामान्यतः अपाच्य कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा जाता है, आहार में उपस्थित ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं परंतु पाचन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते, जिसके कारण ये अपाच्य होते हैं, ठीक। 61 का आंसर कर दें। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
ऑप्शन ए फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और उपयुक्त सभी है। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि शरीर में एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। एनर्जी देते हैं, नो डाउट, फैट और प्रोटीन भी देते हैं, लेकिन मेन कार्य किसका है? मेन कार्य कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसके बारे में आप लोग सब जान रहे हो, कोई नया नहीं है, सब लोग जान रहे हो। 62 का आंसर कर दो। रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होती है। ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। इसका भी आंसर आप दे रहे हो कि मैम विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके बारे में पढ़ा दें। रतौंधी आंखों से संबंधित एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन ए यानी रेटिनॉल एक वसा में घुलनशील विटामिन है। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है नाम लिख दो। जो शरीर में उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। इसकी कमी का कारण श्वास नली तथा पाचक नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि का समाप्त होना इसकी कमी के कारण होता है। मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, दूध, गाजर आदि विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। लाओ मैं ये भी पढ़ा दूं, नहीं तो आप लोग गाली दे दोगे। ठीक है, कहोगे कि सब पढ़ा दी यही छोड़ दी। क्यों? जरा सा अकेले कहते हैं ना क्या कहते हैं, ककड़ी खा करके ढेपी तीखा करना। ठीक है, तो मैं वो वाला काम नहीं करती हूँ। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो चावल, गेहूं, बाजरा तथा मीठे फलों आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति को बनाए रखता है एवं गर्मी प्रदान करता है। हम जब भोजन करते हैं तो उससे उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशियों तथा जिगर में एकत्रित। टोटल ग्लाइकोजन कितना होता है? कितना लीवर में होगा, कितना मसल्स में होगा, ये आप लोग का है। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मांसपेशियों तथा जिगर में एकत्रित हो जाता है और जरूरत पड़ने पर शरीर इसका इस्तेमाल करता है। यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो तो कमजोरी एवं आलस्य, जबकि अधिकता से अधिक वसा एकत्रित होने से मोटापा आ जाता है। ज्ञात है कि प्रोटीन व्यक्ति के शारीरिक विकास एवं कोशिकाओं के टूट फूट से मरम्मत तथा वसा अंशतः ऊर्जा का स्रोत होती है। फिलहाल आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया 550 ग्राम ग्लाइकोजन टोटल, 200 ग्राम लीवर में और 350 ग्राम कहाँ? मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, फिलहाल आप लोग का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी। 1 घंटा 16 मिनट हो भी चुका है, 17 मिनट हो गया। चलो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर जरूरत हो तो जाकर के मैराथन देख लेना, अगर मेरे मेहनत को समझना तो। ठीक है, फिलहाल मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, ना मैं मैराथन अब थ्योरी लगाऊंगी। अब तो जो मैंने 3 रिकॉर्ड कर लिया उसे अपलोड करूंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी। फिलहाल जाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।